नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और वेलकम टू माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। हम माइंड सीरीज़ कर रहे हैं। जो बुक फिलिप बेलिस ने लिखा है, होम्योपैथिक साइकोलॉजी नामक बुक है और उसके हमने फ्यू ड्रग पिक्चर्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं एंड समझ रहे हैं। ये जो है बराइटा कार का हम ड्रग पिक्चर पढ़ रहे हैं, उसका हम थर्ड पार्ट एंड फाइनल पार्ट होपफुली हम भी कर रहे हैं। एंड पहले के दोनों पार्ट ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड और उसको प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिएगा, समझिएगा। एंड लाइक आई ऑलवेज से, हर वीडियो जो भी स्पेशली जो एजुकेशन वीडियो है वो आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा, बिकॉज हम जो सीख रहे हैं समझ रहे हैं वो बीच में या फिर थोड़े सेगमेंट्स ही देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आपका एम समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट कर रही हूँ ताकि 20 to 30 मिनट सेशन में हम जितना हो सके उसको हम कवर करें एंड अच्छी तरह हम समझ सके। चलिए शुरू करते हैं बराइटा कार पार्ट 3। आज हम कवर करेंगे बराइटा कार का अर्थीनेस, सेनिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एंड बराइटा मूर के बारे में थोड़ा सा पैराग्राफ फिलिप बेलिस ने लिखा है इस बुक में। बेसिकली हमने जो बराइटा कार में सीखा है वो है कि उसका जो बेसिक की नोट है या फिर बेसिक कोर है, उसका एसेंस है इमेच्योरिटी यानी बचपना, है ना। तो वो उनके बचपना और बचपना इस लाइक माइंडसेट की बात में देखते हैं। एंड जो इमेच्योरिटी की बात दूसरे ढंग से देखा जाए तो हर एक पार्ट में, फिर हर एक ऑर्गन में, हर एक स्फीयर ऑफ एक्शन में उसके उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से ग्रोथ ना होना, मेच्योर ना होना को भी हम इमेच्योरिटी के एस्पेक्ट में कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं। बेसिक वही है कोर। तो अगर वो समझ गए कि लाइक कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी चीज़ हो, लाइक इवन सेक्सुअल डिजायर हो, वो भी उस एज के हिसाब से फ्लरिश नहीं हुआ है, वो ने रंग नहीं लाया है, वो थोड़े डिले आता है उनको जो फीलिंग होती है, जो इच्छाएं होती है वो थोड़ी थोड़ी डिले। हर चीज़ में एक मेच्योरिटी हम जब देखते हैं, वही एक एसेंस होता है बराइटा का। अब अर्थिनेस के बारे में, हमेशा फ्रीक्वेंटली इसमें सारे पार्ट्स में हम देखेंगे कि हम कैलकेरिया के साथ बहुत कंपेयर करते हैं। बीच में हमने सल्फर में भी किया था, जहाँ पे डलनेस चाइल्ड के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिस पार्ट में डलनेस चाइल्ड का एक्सप्लेनेशन है, एंड नेट्रोमर को मेंशन किया था। बट फ्रीक्वेंटली हम कैलकेरिया में कर रहे हैं क्योंकि कैलकेरिया बहुत क्लोजली बराइटा से मिमिक करता है, लेकिन प्रेजेंटेशन एंड बहुत सारी चीज़ों में वो डिफरेंट भी है। जैसे कि कैलकेरिया है बहुत अर्दी टाइप का है। उनका जो one expression of this love is of eating that sometimes amounts to pure gluttony. Gluttony यानी बहुत बहुत ही क्रेज, बहुत ही चाव से खाते रहना, हर चीज़ को चाव से खाना ही उनकी मुख्य जीविका बन जाने टाइप का। जो जैसे कि कैलकेरिया है वैसे बराइटा कार को भी खाना बहुत पसंद है एंड वो खाते रहते हैं। लाइक बेसिकली तो आप समझ सकते हो, जब ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी इंटेक ज़्यादा होगा, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस भी वैसा ही होगा। One teenage Baraita girl whom I treated admitted that she regularly stole food from the fridge at the college where she was studying. वो कह रहे हैं कि एक बराइटा कार जिन्होंने उनको ट्रीट किया है, वहाँ पे उसमें एक बच्ची ने बताया कि वो जहाँ हॉस्टल में रहती थी वहाँ से फ्रिज से खाना चुरा लेके खा लेती थी। मैंने आस्क्ड क्यों, वाई तुम बड़े बड़े नादान से बताती, क्योंकि मुझे चाहिए, मुझे वो पसंद आया तो मैंने खा लिया। She was not short of food herself and it was always the delicacies like ice cream and biscuits that she stole. ऐसा नहीं कि उसके पास खाने या फिर उनके बजट के साथ खाना खरीद नहीं सकते, वैसा कुछ नहीं था, बट उनको आइसक्रीम और बिस्किट खाने का बहुत चाव रहता है। इसलिए क्या किया, चोरी करके खा लिया। अब she illustrates another aspect of Baraita's childishness and inability to take responsibility for her action. जो बराइटा का दूसरा ये है कि वो अपने जो करतूते हैं, अपने जो काम है उस पर वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते या वो समझते नहीं कि वो कितने सीरियस हैं वो इश्यूज जो उसने किया है। Another expression of Baraita's earthiness is a sound practical ability in many cases. Many Baraita individuals do well in practical occupations such as carpenter or gardener. उनका जो अर्थिनेस यानी बेसिक मटेरियल जोन में घुलना, उसको वो अर्थिनेस कह रहे हैं। जैसे कि बेस क्या होता है कि गार्डन करना, कारपेंटर करना, उन सब में उनको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज रहता है। इसमें वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं लेट पीटर सेलर्स नामक के व्यक्ति का, जो उन्होंने चांस नाम की गार्डनर की भूमिका निभाई थी बीइंग देयर करके एक फिल्म में। उसमें कहते हैं जो चांस है वो जो is taken in by wealthy sophisticates who accidentally run him over in street। यानी उस फिल्म में ऐसा है कि जो चांस नामक जो कैरेक्टर है वो कोई सोफिस्टिकेटेड अमीर के ऐसा कार के साथ किसी ढंग से एक्सीडेंट में आ गए थे एंड उन्होंने उसको घर में लेके आते हैं। तो मिस्टेकिंग हिज प्रोनाउंसिएशन ऑफ हिज नेम इज शॉन्सनी गार्नियर, दे इंटरप्रेट हिज कांस्टेंट रेफरेंसेस टू द केयर ऑफ द गार्डन
which is the only thing in life he feels familiar with, as profound philosophical metaphors. So उनके उस फिल्म की थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो भी कॉन्सेंट रेफरेंसेस रहते थे हमेशा गार्डन के सामने, वो जो रेफर करके बात करते थे, वो उनको फिलोसफिकल सा लगता था. So eventually his charming reiteration of simple practical truth wins him the presidency of the United States without him having any idea how he got there. तो वो जो नॉर्मल हर चीज में सिर्फ गार्डन के बारे में एक्सप्लेन करते थे, और जो लोग जो अमीर लोग थे उनको ये लगता था अरे बाप रे कितना फिलोसफिकल बंदा है. एंड इस तरह से वो वहाँ पे प्रेसिडेंसी इलेक्शन में तक वो पहुंच गए उस फिल्म में, एंड उसको खुद नहीं पता कि वहाँ क्या कर रहा है. सो ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है जो चांस द गार्डनर ये कह रहे हैं, वो एक एग्जाम्पल है बराइटा का, जहाँ पे उनकी जो बहुत ही सिंप्लिसिटी जो होती है वही बहुत सारे लोगों को भा जाती है और उनको वही एक मुकाम तक पहुंचा के लेके जाती है. Despite the relative simplicity of the majority of varietas, some do develop sufficient confidence and sophistication to achieve positions of responsibility in the society. जैसे पहले भी कहा है हमने कि बहुत सारे वराइटा बहुत कोशिश करके अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा लेते हैं जहाँ पे उनको वो जो लोगों को सोसाइटी में कैसे बात करना है वो सब सीख लेते हैं. एंड जितना वो ज़्यादा डेवलप रहते हैं बराइटा, वो उतना ही होम्योपैथ मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम बराइटा को उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं मानते. तो कह रहे हैं कि ध्यान रहे कि हिस्ट्री में जानिए पहचानिए, कभी कभी आपको जो भी एक्सपीरियंस आपको फीलिंग होती है बराइटा है, तो आप उनसे हिस्ट्री में पूछना ना भूलिए कि किस तरह से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी क्या क्या बचपन में क्या क्या रही है. जहाँ पे आपको हमेशा कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी दिखेगी उनकी हिस्ट्री में, सब वो बराइटा को स्ट्रांगली पॉइंट करेगी. नाउ और ये होम्योपैथ मिस करके कौन से रेमेडी में पहुंचते हैं, कैलकेरिया नहीं तो सल्फर में पहुंच जाते हैं. Now they usually have a few traits that still point to some isolated areas of arrested development, such as speech impediments, an inability to perform mental arrhythmic, or an isolated childish habit such as mixing their food on the plate. तो बोलते कि लाइक ये सब बहुत ही अंदर तक जाकर हम आइडेंटिफाई करेंगे तो पता चलता है कि उनमें जो छोटी छोटी बचपने की चीज़ होती है कि बात करने में जो डेवलपमेंट कंप्लीटली नहीं होता होगा, या फिर वो जो मैथ में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहे होंगे, सिंपल मैथ में, कॉम्प्लिकेटेड मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल से मैथ की बात कर रहे हैं. या फिर कभी कभी जो खाना खाने के ढंग जो बचपन से वैसे खाते हैं ना, वैसे बच्चे जैसे खा रहे हैं उस टाइप के खा रहे हैं. सो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी कर सकती है. एंड दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी फिजिकल्स, सिर्फ मेंटल पे नहीं हम देते हैं. सो पॉसिबिलिटी ऑफ वराइटी बाय द फिजिकल्स और बाय देयर आइसोलेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स. सो और जैसे मैंने कहा बचपन का, अडोलसेंट का, जो हमारा जो टाइम पीरियड का जो उनका माइंड है, उनका जो फ्लो ऑफ अडल्टहुड में जो रहा है, वो सब हमें पूछना, जानना, समझना बहुत ज़रूरी है ऐसा होम्योपैथ. एंड ये चीज़ हर पेशेंट में, हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन में यही एक बहुत मायना रखता है. एंड तो क्या रिवील करता है ये सब पूछते हैं. सबसे पहली बात डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, या फिर स्पेशल ट्यूशन रखा जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, या फिर बहुत ही शर्मीले होते हैं. ठीक है ना. सेडेंटिटी का मतलब होता है ओल्ड एज या फिर बुढ़ापा. सो ये जो ओल्ड एज रहता है ना, ये समटाइम्स हम सब चाहते हैं कि हम जब बुजुर्गों को कहते हैं वो उनका दूसरा बचपना है ना, उनका बचपन है वो. हम अब खुद का कुछ कर नहीं सकते हैं, भूल जाते हैं, हर चीज़ बार बार दोहराते हैं. उनको कुछ अपने नॉर्मल दिनचर्या को करने के लिए भी किसी की सहायता देनी पड़ती है, और कभी कभी वो ग्रांटेड भी ले लेते हैं, जिस तरह बच्चे लेते हैं अपने पेरेंट्स को कि हाँ तो मम्मी ये कर लेंगे, हाँ तो पापा ये कर लेंगे. तो वैसे भी जो कर रहे हैं उन केयर टेकर के साथ जब जैसे एज बढ़ता है उनको लगता है कि हाँ ये कर लेंगे, सोचते नहीं है कितना काम जा रहा है ना. सो वो इसलिए हम सेकेंड चाइल्डहुड कहते हैं. एंड वो जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो चीज़ मैंने बताया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो छोटे छोटे बात, जैसे बचपन में जैसे बात भी करते हैं, हट्टे हो जाते हैं, बहुत सारे जिद्दी बन जाते हैं, जैसे आप देखे जाए बुजुर्ग लोग होते हैं. क्योंकि उनको उनकी अड़ जाते हैं किसी चीज़ में, सोच में, जिस तरह सोचते हैं वहाँ पर अड़ जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं कि मैं सोच रहा हूँ वही कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही चाहिए, मैं को चाहता हूँ वही चाहिए, वैसा टाइप हो जाता है ना. सो और यही सारी चीज़ें ये जो वैरायटी कार अगर देखा जाए तो ये रिवर्स प्रोसेस को काफ़ी हद तक अरेस्ट किया जा सकता है बुजुर्ग लोगों को अगर हम देखें तो. So all the features that we see in the younger Baraita may develop for the first time during senile dementia, including dullness, mental retardation, confusion, childlike emotional behavior. So ये जो चीज़ें हमने बताया है कि जो mental retardation की बात हो रही है, childlike क्या बोलते हैं, बचपना हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चों जैसी हरकतें हो रही है. सो ये सब चीज़ें जो होते हैं शायद बुढ़ापे में ही वो
डेवलप हो, उनकी पर्सनैलिटी में आ जाए, तब वहाँ पे कैंट जो बोलते हैं कि सिनाइल डिमेंशिया, यानी जो बुजुर्ग लोगों को होने वाली जो याददाश्त जो हो जाती है ना, वो ऐसी चीज़ें, एब्सेंट माइंडनेस, कुछ चीज़ रख के भूल जाना, डलनेस, बिल्कुल किसी चीज़ का इंटरेस्ट ना रहना, इन सब में बराइटा बहुत ही कार्य होता है. So one particular feature of Baraitas of all age, but particularly senile Baraitas, is a tendency to worry over inconsequential matters. So ये तो ओवर थिंकिंग वाले हर इंसान के साथ होता है. जो भी हमने ड्रग्स पढ़े हैं, जालबिना हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ मैटर ना करते हो उसके वो सोचते रहते हैं. सो ये बराइटा में भी देखा जाता है, बट बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है. ठीक है. सो नाउ सिंस द वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर देम to comprehend, they become focused upon small matters such as which brand of tomato sauce they should buy, and may worry over making the wrong choice. Like can the resolutions over trifles. So जैसे कि जब बुजुर्ग हो रहे हैं, समाज बढ़ रहा है, दुनिया बदल रही है, कुछ नए चीज़ें आ रहे हैं, और वो उसके साथ उस पेस में आ नहीं पाते, तो उनको वो सब चीज़ें सोच नहीं पाते, तो छोटी छोटी चीज़ों में सोचते हैं. जैसे यहाँ पे तो टोमेटो सॉस की बात करें, पर हमारे घर में क्या आलू चाहिए, क्या खाना चाहिए, आलू में क्यों तुमने तेल ज़्यादा डाला है, वह तड़का क्यों नहीं इस तरह डाला, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो एक्चुअली डिफरेंस नहीं देता, उस पर अड़ जाते हैं. So the demented Baraita is most likely suffer from suspicion of other people or a fear of being watched, and may isolate himself for this reason. क्या बोलते हैं, उनको बहुत शकी बन जाते हैं जब वो बुढ़ापे में आते हैं, कि उनको हर लोगों से डाउट होता है, हर लोगों से वो सोचते हैं कि कि देख रहे हैं उनको. वैसे बहुत ही फियर वाला रेमेडी है, हमने से पिछले पार्ट पढ़ा है कि उनको हर चीज़ का फियर रहता है. जैसे कि बच्चे होते हैं ना, रात का, भूत का, क्राउड में जाने का, उन सब का, हर चीज़ का उनको डर लगता है. तो यहाँ पे उनको शक का भी बीमारी हो जाती है, जब कि कोई उनको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है टाइप का. सो और ये बहुत ही बचपन में, जैसे मैंने कहा, डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और पर. सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, मैं उठ नहीं सकता, मैं पानी नहीं ले सकता, वो तो नॉर्मल है, बट इमोशनल के लिए भी वो बहुत डिपेंडेंट होता है दूसरों से वो अपनी खुशी या दूसरों से अपनी हर चीज़ को लिंक करके डिपेंडेंसी की तरफ रहना चलते हैं. फिर रीअश्योरेंस के लिए सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा ही चल रहा है, वैसा टाइप होने लगता है. सो इनका बेसिक जो चाइल्डिशनेस है, जैसा हमने हमेशा कहा, जो मेच्योरिटी है, वही है उनका main impression Baraita कार. Now, it may be difficult in cases of senility to differentiate between Baraita from sulfur and lycopodium, both of whom can become childish in their old age. तो कह रहे हैं ये तीन जो मेडिसिन आ गया है, Baraita, sulfur and lycopodium, जो है ये तीनों बहुत ही सिमिलर है बुढ़ापे में, एंड डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है. अब ये बता रहे कैसे. जो सिनाइल सल्फर पर्सन है, जो सल्फर पर्सन जो बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, वो अपने आप को बहुत ही सेल्फ इम्पोर्टेंस देते हैं, मैं वहाँ हूँ टाइप ऑफ कैटेगरी आता है. और कभी कभी उनको ग्रैंडियोर का इल्यूशंस होते हैं. ग्रैंडियोर यानी तो लाइक मतलब मैं तो राज के खानदान से हूँ, वैसे टाइप की बात करने की फीलिंग होती है. एंड वो बहुत बड़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करते हैं, जो शायद हो भी सकता है वास्तविक में कि उन्होंने अचीव किया है लाइफ में, बट ये भी वो कभी कभी करते हैं जो उन्होंने अचीव किया नहीं है, जो इमेजिन करते हैं कि मैं कर चुका हूँ, या फिर मैंने किया है, फिर मैंने उन्हीं के ख्याली पुलाव में वो बोलते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में वो बोलते रहते हैं. एंड ही इज ऑल्सो लाइकली टू रिमेन ऑब्सेसिव इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन सर्टेन सब्जेक्ट. एंड जो सल्फर जो होते हैं, इवन एज के बाद भी उनके जो पसंदीदा सब्जेक्ट पे वो बहुत ही इंटरेस्ट कायम रखते हैं, और बहुत इंटेलेक्चुअली वो बात भी कर सकते हैं ना. जो बराइटा में नहीं दिखता है, बराइटा अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में बात करते ही नहीं रहते हैं, ठीक है. और दूसरी डिफ्रेंसिएशन जो हम लाइकोपोडियम में देखेंगे, वो है वो हमेशा बहुत ही भूलते रहते हैं और कंफ्यूज रहते हैं जब वो बुढ़ापे में रहते हैं. दे आर वेरी फॉरगेटफुल एंड कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग द सेनाइल स्टेज. बट ये दोनों में देखा जाता है, बराइटा एज वेल सल्फर एंड नॉर्मल मेडिसिन में भी देखा जाता है. सो बट इसमें क्या डिफ्रेंसिएशन है कि ये थोड़ा बराइटा से कंपैरेटिवली इंटेलेक्चुअली थोड़ा सोफिस्टिकेटेड रहता है, एंड लाइक सल्फर के जैसा वो थोड़ा बॉसी यानी अपने आप को ज़्यादा बॉस मान रहा है, वैसे टाइप का भी रहता है. बल्कि बराइटा जो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बॉसीनस या फिर बड़ा चढ़ा के बोलने की बीमारी, या फिर इंटेलेक्चुअल टॉपिक में बात करने की बीमारी कुछ बराइटा में नहीं, लेकिन वहाँ पर उनको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिद. दोनों के ड्रग्स के कंपैरिजन में बराइटा का जो जिद है वो उनका फोरफ्रंट में रहता है. अब फिजिकल अपीयरेंस कैसे है. सो कॉमन टाइम नहीं है,
फिलिपेंबेली कहते हैं. सो आउटसाइड इंस्टीट्यूशंस फॉर द एल्डरली और फॉर रिटायर्ड चिल्ड्रन, तो होम्योपैथ विल नॉट कम अक्रॉस इट ऑफ्टन. ये कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोगों के लिए जो ओल्ड एज होम होता है या फिर जहाँ पे स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को रखते हैं, इन सब केसेस में ही वो हम वैरायटा कार को कॉमनली देखेंगे. सो इसलिए नॉर्मली डे टू डे में वो एज अ होम्योपैथ हमको वो देखने में कम मिलता है. फिजिकली देर आर टू बॉडी टाइप्स, दो टाइप के हैं. एंड द मोर न्यूमरस, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हम वैरायटा के माइंड में, जैसे हमने जो पढ़े हैं, जो ऑलरेडी होम्योपैथ, उनको अच्छी तरह पता है कि वैरायटा हम सीखते हैं वो लोग थोड़े हट्टे कट्टे पोलू मोलू से होते हैं. हेवी फीचर्स होता है, फेशियल फीचर्स होता है, बड़ी सी बॉडी होती है, थिक वेवी हेयर होता है, बहुत थिक सा होता है. एंड हेजुइटिज्म इज कॉमन इन द फीमेल ऑफ दिस टाइप. हेजुइटिज्म यानी जिसमें हार्मोन का ज़्यादा होने के कारण फेशियल हेयर जो होता है, हाथ पैर में जो भी हेयर होता है, वो अनवांटेड एरिया में जहाँ हेयर होता है वो ज़्यादा होता है फीमेल में, जिनको वैरायटा कार्ब का मेडिसिन की जरूरत पड़ती है. एंड ऑफ कोर्स वेट पुट ऑन करने की टेंडेंसी होती है, स्पेशली उनके बटक्स, दैट इज आपके जो पीछे है, एंड आपके हिप के एरिया में. एंड कभी कभी जो रिड्जेस होते हैं, जो आईज के ऊपर ना, उनको रिड्ज यानी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खड़े हुए जैसे मांस होता है, थोड़ा सा एकदम ऊपर की तरफ निकला हुआ, जैसे एक लाइन से दिखता है अबव द आईज. एंड द आईज टेंड टू हैव अ वेरी लुक अराउंड अबाउट दैम. लिप्स होते थोड़े थिक से होते, बड़े से होंगे, रिफ्लेक्टिंग ए सेंशियस नेचर. एंड द फिंगर्स एंड टोज जो तो छोटे छोटे होते हैं, उनका हाथ पूरा प्रॉपर्ली बड़ा सा नहीं दिखता, छोटे से वो दिखाते हैं. एंड द अदर टाइप and reflecting the unrefined physical nature of the constitution. The other less common जो लोग होते हैं ना, वो प्यूनी होती ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, अंडर डेवलप्ड वैरायटा के अंदर आते हैं. ये लोग शॉर्ट होते हैं, पतले से होते हैं, और छोटे फेस होते हैं, जो यूजली लाइन एंड है स्मॉल आइज, छोटे आइज एंड पफी यानी फुले से आइज होते हैं. एंड उनके आंखों के नीचे वो जो बोलते हैं ना सेकेंड आइज का फीलिंग होता है, रिंकल्स होता है. एंड उनको देखकर ऐसा लगता है कि मैल नरिश्ड है, खाना नहीं है, वैसे टाइप ऑफ फीचर्स उनको देख के फीलिंग होती है. अब वैरायटा म्यूर के बारे में बता रहे हैं कि वैरायटा कार्ब हो गया, बट दिस रिलेटिव ऑफ वैरायटा कार्ब इज ऑलमोस्ट एज कॉमन एज द लेटर. As one might expect, it shares aspects of both वैरायटा कार्ब as well as नाट्राम्यूर. ठीक है, तो इनका दोनों का मेंटल और फिजिकल फीचर का बेस्ट फ्रेंडशिप बनता है वैरायटा म्यूर. किसका? वैरायटा कार्ब as well as नाट्राम्यूर का. ठीक है. सो फ्रॉम द फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखा जाए तो जो पेशेंट है, ये एपिलेप्सी के लिए दिया जाता है, जहाँ वैरायटा म्यूर जो होता है सफर्स फार मोर ऑफ्टन देन वैरायटा कार्ब. एपिलेप्सी यानी जो फिट्स आते हैं ना, सो जो फिट्स आते हैं वो वहाँ पर हम लोग वैरायटा म्यूर को यहाँ पे ज़्यादा कॉमनली दिया जा सकता है वैरायटा कार्ब से. मेंटली जो पर्सन होता है माइंड के देखा जाए तो वैरायटा म्यूर वो है जो स्लोनेस रहता है इंटेलेक्ट में, जैसे हमने कार्ब में देखा. एंड सोशली बहुत शाई रहता है, शर्माता है, वो सब रहता है, और इमेच्योर रहता है, बचपना भी, उनको बात करने के ढंग में बचपना भी रहता है. सो वैरायटा कार्ब का म्यूर का जो माइंड इज सिमिलर टू वैरायटा कार्ब का माइंड, बट उस हद तक नहीं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंड ऑफ वैरायटा कार्ब. इट इज सिमिलर टू वैरायटा कार्ब बट वन स्टेप बिहाइंड. He tends to be more sensitive emotionally in both positive and negative senses of the word. Or thus he is not only more easily hurt than वैरायटा कार्ब, but he is also more sensitive to the feelings of others. And like नाट्राम्यूर, he will usually take pains to avoid hurting another's feelings. सो वैरायटा कार्ब हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट बताया है कि अगर जितना वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, जितना वो नॉर्मल की तरफ वैरायटा कार्ब रहता है, रिफाइनमेंट रहती है, उनको उतना फीलिंग हर्ट होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको पता है अपनी खामियां और लोग उन्हें किस तरह से देख रहे हैं. सो यही चीज़ वैरायटा म्यूर में दिख रही है, क्योंकि वो थोड़ा रिफाइंड है वैरायटा कार्ब से, सो उनको ये एहसास होता है. एंड नाट्राम्यूर का कैरेक्टर होने के कारण वो दूसरों को हर्ट करने के लिए से भी कतराते हैं. And he has a richer inner life than वैरायटा कार्ब, and like Natram, he will tend to keep most of his feelings to himself. वो ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा और रिफाइंड है. सो नाट्राम्यूर की जैसे वैरायटा के जैसे क्या बोलते हैं, रैटली, बचपन में बात बदल नहीं बोलेंगे, बट नाट्राम्यूर की जैसा वो अपने आप की सारे फीलिंग्स को दबा के रखने की कोशिश करते हैं. एंड क्योंकि वो सेंसिटिव है एंड थोड़ा मेंटली स्लो भी है, सो डिप्रेशन में आता है कंपेयर टू वैरायटा कार्ब, क्योंकि वैरायटा कार्ब को एहसास नहीं हो रहा है
कि लोग उसके मजाक कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। वो थोड़े और पीछे होने के कारण उनको वो मेच्योरिटी पहुंची नहीं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं के बारे में एनालाइज कर पाए। कौन? बराटा कार। सो क्योंकि बराटा म्यूर थोड़े बेटर रिफाइंड है तो वो समझ पाते हैं कि क्या कैसे लोगों ने देखे, तो डिप्रेशन की चांसेस बराटा म्यूर में ज़्यादा दिख रही है ना। एक बराटा म्यूर, जहाँ एपिलेप्सी की बात करें, पेटेंट माल करके जो एपिलेप्सी होती है वहाँ पे बहुत अच्छी तरह बराटा म्यूर ने रेस्पॉन्ड किया था, जो बहुत ही जेंटल सोल था और बहुत टेंशन लेता था नए काम के लिए जाने के लिए, और बहुत जल्दी डिप्रेशन में होता था क्योंकि वो क्या बोलते हैं, बस टू स्लो टू कीप जॉब। कोई भी काम पूरी ढंग से करने पड़ता क्योंकि वो धीरे धीरे काम करते थे। सो और लड़कियों से मिलने से भी बहुत शर्माते थे। तो इनकी जो इंटेलेक्ट थी वो सटल कॉन्सेप्ट, यानी छोटे छोटे नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ जाते थे, लेकिन जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती थी, उस कॉन्सेप्ट को समझकर उसको अप्लाई करने की बात आती थी, वहाँ पे वो फेल हो जाते थे और वो भूल जाते थे उनको क्या बोला था करने के लिए। तो ये सब के बेसिस पर उन्होंने बराटा म्यूर दिया था पेटेंट माल की एपिलेप्सी कंडीशन में। उसके रेमेडी लेने के बाद ही फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट आफ्टर टेकिंग दैट रेमेडी, बट फिर भी वो शाई रहा, स्लो रहा, बट फिर मैनेज कर पाया वो अपने कंडीशन को। सो ये है हमारे बराटा म्यूर का जो हमने फिलिप बेलिसन ने बताया है, जो बराटा कार्ब्स के मेंटल से थोड़ा सेंसिटिविटी ज़्यादा है एंड नेचुरल म्यूर के जैसे ज़्यादा थोड़े क्लोज्ड पर्सनालिटी टाइप के हैं, इन दोनों के बीच में आता है। मेडिसिन एपिलेप्सी में ज़्यादा इफेक्टिव है एंड डिप्रेशन में एज कम्पेयर टू बराटा कार्ब। तो अगर आपको लग रहा है ये बराटा कार्ब पर्सन रह सकता है तो बराटा म्यूर के बारे में भी सोचिए कि वो कितना सेंसिटिविटी के एस्पेक्ट में पहुँचा है। सो उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो एंड तक देखा, क्योंकि ज़्यादा सेशन बड़ा नहीं है तो पूरा एंड तक देखा होगा। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बेलडोना करेंगे नेक्स्ट सीरीज में। सो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड उन सबको शेयर कीजिए जो सीख रहे हैं, क्योंकि सबके पास सारे बुक्स नहीं रहते। अगर बुक्स रहते हैं तो भी हम जब एक साथ पढ़ते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो वो दूसरा ही एस्पेक्ट रहता है। ठीक है, सो अंटिल नेक्स्ट टाइम आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।